हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 9 निर्भय बनो। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921, निधन सन 1977। हम सबसे पहले लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में इतनी ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अंदर एक प्रियव्रत राय एक मैट्रिक का विद्यार्थी है, 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ एक क्लब चलाते हैं। उस क्लब के माध्यम से गांव में अगर कोई बच्चा बीमार होता है, कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो उसका पूरा दल, पूरी टीम उस व्यक्ति की सेवा में लग जाते हैं और जब तक वो रोगी भला चंगा न हो जाए तब तक उसकी सेवा में लगे रहते हैं। ये प्रियव्रत यानी कि अपनी टीम के साथ, अपने सब मित्रों के साथ मिलकर हर रविवार सुबह में बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलते हैं। यानी कि सन्यासी आश्रम में जो सन्यासी लोग रहते हैं उन लोगों को अनाज देने के लिए हर घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगते हैं। तो इस प्रकार उनका सेवा कार्य चलता रहता है। वो लोग हर शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के किनारे पर इकट्ठे होते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। इस प्रकार वो लोग सब मिलकर ये क्लब चलाते हैं। उस क्लब के अंदर मनमोहन भी शामिल होना चाहता है, तो मनमोहन तैरना नहीं आता है। प्रियोदा सूर्यनारायण को उसको तैरना सिखाने की जिम्मेदारी देता है। इस प्रकार एक शनिवार को सब स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ क्या क्या हुआ वो हम इस पाठ में से देखते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, हम ये पाठ देखेंगे। निर्भय बनो, जरा भी मत घबराओ। प्रियव्रत राय मैत्रिक का चरित्र, मनमोहन कैसा लड़का है, उसके बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलेगी। तो विद्यार्थी जीवन में भी हम कोई ना कोई सामाजिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सेवा की प्रवृत्तियाँ कर सकते हैं। ये पाठ ये बताना चाहता है। तो देखो, प्रियोदा यानी प्रियव्रत राय मैत्रिक, प्रियव्रत राय। तो देखते हैं, प्रियव्रत राय मैत्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो मैत्रिक। प्रियव्रत राय मैत्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में, कस्बा यानी कि गांव। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से गांव में, कस्बे में प्रायः सब लोग उसको जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए, किसके लिए? सन्यासी आश्रम के लिए
मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि एक घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगना। मुठिया वसूलना यानी कि घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगना। किसके लिए? सन्यासी आश्रम के लिए। तो हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। कभी अकेला जाता है, कभी अपने साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार पड़ा तो प्रियोदा अपनी टोलियों के साथ उसकी सेवा में हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए प्रियोदा का दल उसकी सेवा में जुटा रहता है। तो प्रियव्रत राय कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो मैट्रिक में। प्रियव्रत राय किसमें पढ़ता है? तो मैट्रिक में। नेक्स्ट आगे, प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। आगे, स्कूल के सभी छात्र और मास्टर उसको क्यों प्यार करते हैं? तो जवाब है स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में सब लोग उसको जानते हैं, क्योंकि वो अगर कोई स्कूल का कोई छात्र या कोई शिक्षक बीमार पड़ जाता है तो प्रियव्रत राय उसकी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए तब तक उसकी सेवा में लगा रहता है। इसीलिए स्कूल के लड़के और मास्टर सभी प्रियोदा को बहुत प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल ही नहीं, गाँव में प्रायः सभी लोग उसको जानते हैं। प्रियव्रत राय का रविवार का यह कार्यक्रम है। प्रियव्रत राय का रविवार का क्या कार्यक्रम है? तो प्रियव्रत राय के दल का रविवार का यह कार्यक्रम है कि रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि एक मुट्ठी अनाज मांगना। तो इस प्रकार प्रियव्रत राय और उसका दल समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। प्रश्न पूछा जाए, प्रियोदा के दल के 2 सदस्यों का नाम बताए। तो रोबी और कालू प्रियोदा के दल के हैं, प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। उन लोगों ने मनमोहन को भी, किसको? मनमोहन को भी अपने साथ अपने दल में शामिल कर दिया। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। चलो, रोबी और कालू प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने किसको शामिल कर दिया अपने दल में? मनमोहन को भी शामिल कर दिया। वो लोगों का शनिवार का कार्यक्रम क्या है? तो हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। चलो, हर शनिवार को क्या करते हैं? परमान नदी का नाम है, बालूचर यानी कि रेत का, नदी के किनारे जो रेत होती है, रेत का पूरा विस्तार तो बालूचर कहा जाता है, रेती। तो परमान नदी के किनारे बालूचर पर प्रियोदा के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, क्या क्या कार्यक्रम होता है? देखो वहाँ पर खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। इतना ही नहीं, रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। बाद में रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने? क्या तय किया जाता है? किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने? किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे? किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएंगे? ये सारा कार्यक्रम शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के किनारे बालूचर पर सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ तय किया जाता है। तो क्या क्या कब तैयार, रविवार का कार्यक्रम कब और कहाँ तय किया जाता है? तो जवाब, तो हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने? किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा आदि। आगे देते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है। तेज यानी कि होशियार, चतुर। तो उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य बनना चाहता है। किसने परिचय दिया मनमोहन का? तो कालू ने।
कालू ने क्या कहा, प्रियोदा यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखते हुए पूछा। सिर से पैर तक देखना मुहावरा है, देखो यहाँ पर सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, अच्छी तरह से देखना। सिर से पैर तक देखकर पूछा। भारतवर्ष के बोलती हूँ, प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। क्या पूछा, प्रश्न पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो जवाब दिया प्रियोदा, मनमोहन ने क्या जवाब दिया, महात्मा गांधी। तो मनमोहन ने उसका जवाब दिया महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। प्रियोदा का दूसरा सवाल कौन सा है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। प्रियोदा ने सवाल पूछा, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो इस सवाल पर मनमोहन पहले चुप रहा, उसके बाद उसने कहा मैं पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है? वकील, बराबर, वकील। आगे, सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। सभी ठठाकर हंसे पर प्रियोदा एकदम गंभीर तटस्थ रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हैं? बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? ऐसा प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा। तो मनमोहन ने क्या जवाब दिया, सीख लेंगे। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? ऐसा प्रियोदा ने मनमोहन को प्रश्न पूछा। तो मनमोहन ने जवाब दिया सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, यदि रोगी हैजा यानी कि कॉलेरा, बराबर, डायरिया की बीमारी, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो मनमोहन उस समय चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। मनमोहन क्यों चुप रहा? क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। तो फिर से, तो जब प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा कि तुम रोगी की सेवा करना जानते हो, बीमार लोगों की सेवा करना तुम जानते हो, तो मनमोहन ने कहा मैं सीख लूँगा। उसके बाद उसने शाबाश कहा। बाद में पूछा यदि रोगी हैजा से पीड़ित होगा तो? तब मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। हैजा से पीड़ित होगा तो, ऐसा जब प्रियोदा ने प्रश्न पूछा तो मनमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? प्रियोदा ने मनमोहन को आगे प्रश्न पूछा, गाना जानते हो? जी। तैरना जानते हो? ऐसा प्रियोदा ने मनमोहन को प्रश्न पूछा। तो उसने कहा तैरना? जी नहीं, तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से क्या कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मोना यानी मनमोहन, मोना यानी कि मनमोहन, मोना मनमोहन, याद रखना। तो प्रियोदा ने जब पूछा कि तुम तैरना जानते हो, तो मनमोहन ने कहा जी नहीं। प्रियोदा ने यह सुनकर सूर्यनारायण नामक सदस्य से क्या कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। आगे उसने कहा सीख जाएगा। क्या कहा उसने? सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। क्या कहा? ये भी तैरना सीख जाएगा, तैरना सीख जाएगा। एक मिनट आगे। सीख जाएगा। क्या कहा सूर्यनारायण ने? एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा, ऐसा सूर्यनारायण ने कहा। जब प्रियोदा ने सूर्यनारायण को कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता, तब सूर्यनारायण ने जवाब दिया सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। यह सुनकर सभी हंसे। सूर्यनारायण का परिचय। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। सूर्यनारायण का परिचय यहाँ से स्टार्ट होता है। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। उसके साथी उसे क्या नाम कहते हैं? सूरज पहलवान। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना सूर्यनारायण का ही काम है। तो सूर्यनारायण का परिचय। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है,
लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरत पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो फिर से मैं लेती हूँ। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी कि शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने गला खखार कर साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम ना जुदा करो भाई। कौन सा गीत गाना शुरू किया? राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यह गीत मनमोहन ने गाया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा ने क्या कहा? वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। कालू को काम सौंपा, तुम प्रभात फेरी वाले, कौन से प्रभात फेरी वाले गीत यानी कि जो सुबह में प्रभात फेरी में गाए जाते हैं वह गीत, सुबह में प्रभात फेरी में गाए जाते हैं वह गीत, उसे प्रभात फेरी वाले गीत कहते हैं। प्रभात फेरी किसको कहते हैं? तो सुबह के समय में गीत गाते गाते लोगों को जगाने के लिए गली गली में लोग गीत गाते गाते निकलते हैं, उसे प्रभात फेरी कहते हैं। सुबह समय में लगाई जाने वाली फेरी प्रभात फेरी। तो गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। कालू को कहा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। चलो शाम हो गई, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। पश्चिम की ओर सूरज झुक गया यानी कि शाम हो गई। बालूचर पर लाली उतर आई। बालूचर पर क्या उतर आई? लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु यानी कि पंछी, पखेरु यानी कि पंछी दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु दल बांधकर, देखो शाम के समय में पक्षी अपने अपने नीड में घोंसले में चले जाते हैं, तब एक के पीछे कतार बनाकर एक साथ में उड़ते उड़ते आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो पखेरु दल बांधकर कहाँ जा रहे थे? बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य भी पंक्ति बांधकर यानी कि एक लाइन में लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दीन पहिया हरब, भोला गरीब का दीन। क्या गीत गा रहा था? भोला गरीब का दीन पहिया हरब, भोला गरीब का दीन। तो यह गीत कौन गा रहा था? एक गाड़ीवान। तो फिर से जब शाम होने लगी, सब लोग सूर्य की लाली उतर आई। बालूचर पर रेत पर सूर्य की लाली दिखाई देने लगी। परमान की धारा पर डूबते सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पक्षी भी दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। तो अब प्रियोदा के दल के सदस्य भी पंक्ति बांधकर लौटने लगे। उस समय पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर, मग्न होकर एक गीत गा रहा था। भोला गरीब का दीन पहिया हरब, भोला गरीब का दीन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज पहलवान ने भी उसी के साथ उसके सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा, छल 3 पनिया पीबेत, काल लोटा लेलक छीन। क्या गीत गाया सूरज ने भी? एक ताजे लोटा छल बेटा, छल 3 पनिया पीबेत, काल लोटा लेलक छीन। यह गीत सूरज पहलवान भी गाने लगा। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी। कृत्यानंद झा ने क्या कहा? विद्यापति की लाचारी। लाचारी यानी कि मजबूरी। लाचारी कैसी लाचारी? लाचारी कैसी लाचारी? तत्थाय यानी कि कहीं पर फायरिंग हुआ, ऐसी आवाज़ आई, इसीलिए तत्थाय कहा।
बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। टट्ठा यह आवाज़ आई तो बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालू यानी कि रेत, रेत, बालू यानी कि रेत। तो एक पखेरु बालू पर गिरकर, बराबर, एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। पंखी के साथ उसका जोड़ा बहुत देर तक विकल यानी कि दुखी होकर रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी क्लर्क आदमी दौड़ता हुआ आया और क्या कहने लगा, मरी हुई चिड़िया के डैने, डैने यानी कि पंख, डैने यानी कि पंख, पंख, चिड़िया के पंख, बराबर, सॉरी, हाँ, पंख, सॉरी, चिड़िया के पंख, पंख, चिड़िया के पंख पकड़कर, डैना, बराबर, ये शब्द का यह अर्थ है। डैना यानी कि पंख, डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। अर्दली यानी कि क्लार्क, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। साला भारी खचरा है। क्या कहा, साला भारी खचरा है। चलो देखो, सब लोग शाम हो रही है, सब लोग अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। वो लोग लाइन में जा रहे थे। उस समय टट्ठाई ऐसी आवाज़ आई, किसी ने फायर किया। एक पंछी बालू पर यानी कि रेत पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा भी विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने यानी कि पंख पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। इब्राहिम ने क्या जवाब दिया, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचरा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट, रुक जाओ। हॉल्ट, रुकने, चुप रहने के लिए कहा, रुकने के लिए कहा, मत बोलो गाली बोल रहा है, साला भारी खचरा है, ऐसा इब्राहिम ने जब कहा तो हॉल्ट कहा। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, अंडरलाइन विद्यार्थी मित्रों, हम सब, दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से ही निकालेगा नहीं। देखो, इब्राहिम ने गाली बोली, सब डिप्टी साहब का अर्दली है ऐसा कहा, उसके बाद साला भारी खचरा है साला कहा। तब प्रियोदा ने उसको रोकते हुए कहा, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दल का यह नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से निकालेगा नहीं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है, क्या कहा, प्रियोदा ने दल के सभी सदस्य और इब्राहिम ने दल के सभी सदस्य और प्रियोदा के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और कहा, बात यह है कि साले ने, फिर से बोला, बात यह है कि साले ने। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। क्या कहा प्रियोदा ने गंभीर होकर, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। क्या, गाली बोला, 8वीं गलती, बराबर, फिर से बोला ना, बात यह है कि साले ने ऐसा कहा। तब सब लोग हंसने लगे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या कहा उसने, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा प्रियोदा ने इब्राहिम को कह दिया। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। हर्ज यानी कि दिक्कत। सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्या कहा प्रियोदा ने, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारा मुंह खराब होगा, सरकारी अफसर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
मगर वे जो गाली देते हैं, मगर वे भी जो गाली देते हैं। उसने कहा, प्रियोदा ने कहा, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। क्या कहा, वे ही क्यों, बहुत सारे लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। प्रियोदा ने क्या, उसने कहा, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है यानी कि समझता है। वह छोटी सी बात भी बहुत देर से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। क्या कहा, देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर बनना है तो उसके रूल्स को भी मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। दल का नियम है कि कोई सदस्य आपस के में बातचीत में भी, क्या कहा, नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। नियम क्या है, रूल्स क्या, दल का क्या नियम है? नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला अंडरलाइन करेंगे विद्यार्थी मित्रों हम लोग। धर्मशाला का नाम है सहु आइन। सहु आइन धर्मशाला के पास होकर, सहु आइन धर्मशाला के पास, सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। क्या, कहाँ पहुँचे सब लोग? धर्मशाला। कौन सी धर्मशाला? सहु आइन धर्मशाला, याद रखना, सहु आइन। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने क्या कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। कालू ने कहा कि तू रास्ते में डरेगा, ये मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे घर पहुंचा देता हूँ। तो प्रियोदा ने कहा, प्रियोदा ने क्या कहा, प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने यह सुना, कालू ने जब कहा कि मोना तू रास्ते में डरेगा, ये मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे घर पे पहुंचा देता हूँ। यह सुनकर प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। कालू को घर जाने के लिए प्रियोदा ने कहा। रास्ते में प्रियोदा चुप रही। एक सुनी जगह पर, रास्ते में प्रियोदा चुप रही, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। चलो, रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुके। सड़क के किनारे, देखो मैं यहाँ अंडरलाइन करती हूँ, एक सुनी जगह पर आकर दोनों रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान थे। देखो, अंधकार छा गया है, प्रियोदा मनमोहन को छोड़ने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में प्रियोदा एकदम चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर दोनों रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। देखो, पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। क्या होता था? इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। ये कौन सा हाउस था? पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसीलिए लोगों को डर है, क्या डर है लोगों को? कि इसीलिए लोगों को डर है कि आप आसपास के डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। किसकी तरह? संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगे? प्रियोदा ने क्या बताया? एक जगह पर आकर दोनों देखो, प्रियोदा मनमोहन को छोड़ने के लिए जा रहा है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर दोनों रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान।
पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। मर्दों की चीर फाड़ जहाँ होती है उसे क्या कहेंगे? पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसीलिए लोगों को यह डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। मैदान में कौन नाचता है? प्रेतनियाँ नाचती है। संतालियाँ यानी कि एक आदिवासी जाति संतालियों की तरह झुंड बांधकर मैदान के अंदर प्रेतनियाँ नाचती है, ऐसा लोगों का मानना है। और यह सोचकर लोग डरते हैं। प्रियोदा ने उसे कहा, क्यों डरने लगा? तो जवाब में, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। क्या कहा? प्रियोदा ने उसे प्रश्न पूछा, अकेले यहाँ आ सकते हो? तो मनमोहन ने कहा, जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसका भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ई तो भूत प्रेत किसको तंग नहीं करता? तो भूत प्रेत मनमोहन को जब प्रियोदा ने पूछा, तुम अकेले यहाँ आ सकते हो? तो मनमोहन ने कहा, जी नहीं। प्रियोदा ने हंसते हुए कहा, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसका भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। तो भूत प्रेत किसको तंग नहीं करता, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जो 10 काम अच्छा करता है उसे भूत प्रेत कभी तंग करता नहीं है, क्योंकि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। इस प्रकार जीवन में अगर समय या चांस मिले, हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करते रहने से हमारे जीवन को सफलता मिलेगी और अंत में हमें प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, हमारा जीवन भी सफल होगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पाठ पूरा होता है। हम स्वाध्याय की चर्चा अगले वीडियो पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू।